मैकेनिक्स 302 सेकेंड सेमेस्टर बीएस फिजिक्स। आज हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे बीएस फिजिक्स का, मैकेनिक्स 302 का। रोटेशनल डायनामिक्स आज का हमारा टॉपिक है। रोटेशनल मोशन, व्हाट इज रोटेशनल मोशन? When a rigid body is moving in such a way that all particles are making circular motion with similar angular velocity, then this system is making a rotational motion. सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसका फ़र्क पहले हम क्लियर करते हैं। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी मोशन का अगर हम जिक्र करें तो वो क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एक से ज़्यादा मैनी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और उनकी मोशन को हम नाम दें तो वो क्या नाम देंगे? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या ख़ास बात होती है? रोटेशनल मोशन के अंदर तमाम पार्टिकल्स, बॉडी के तमाम इंटरनल पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। हर एक पार्टिकल का अपना एक सर्कल होता है, हर पार्टिकल का अपना सेंटर ऑफ सर्कल होता है, हर सर्कल का एक सेंटर। अगर हम तमाम पार्टिकल्स से बनने वाले सर्कल्स के सेंटर्स को मिलाना शुरू कर दें तो दरमियान से एक लाइन निकलती नज़र आएगी, जिसे हम नाम देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, प्लेन ऑफ द रोटेशन, हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल्स। यहाँ पर एक और बात हम नोट करते हैं, जितने भी पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन पर होंगे, रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लाइन पर होंगे, ये तमाम पार्टिकल्स नॉन रोटेटिंग होते हैं। ये तमाम पॉइंट्स या पार्टिकल्स नॉन रोटेटिंग होते हैं। इनके इर्द गिर्द जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने रेडियस के एतबार से वो सर्कुलर मोशन शो कर रहे होते हैं, सर्कल्स बना रहे होते हैं। जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से करीब होगा वो छोटा रेडियस का सर्कल बनाएगा, जो दूर होगा या बिल्कुल आउटर रिम पर होगा वो बड़ा दायरा, बड़ा सर्कल बना रहा होगा। नाउ रिजिड बॉडी, what is rigid body? The body in which the distance on applying force between two internal points does not change is called rigid body. हम किसी भी बॉडी पे जब कोई फोर्स लगाते हैं, अगर उसके इंटरनल पार्टिकल्स के दरमियान या इंटरनल पार्टिकल्स कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे होते तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। मीन उसकी शेप में कोई चेंज ना आए, फोर्स लगाने से उसकी शेप में कोई चेंज ना आए। अगर यहाँ पर कोई फोम का टुकड़ा हो, उस पे एक साइड पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? एक साइड से वो दबना शुरू हो जाएगा, उस साइड से जहाँ से वो दब रहा है पार्टिकल्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन कोई ठोस, कोई सॉलिड बॉडी होगी, रिजिड बॉडी होगी, उसमें अगर हम एक साइड से फोर्स लगाएं तो वो उसमें डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स। अभी हमने वर्डिंग यूज़ की थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस की मदद से एक दूसरे के साथ बाउंड हुए हुए होंगे, लॉक्ड हुए हुए होंगे। इन तमाम पार्टिकल्स को अगर हम कलेक्टिवली ऑब्जर्व करें तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आ कलेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर एंड आर अंडर कंसिडरेशन ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ अ सिचुएशन आर सेड टू फॉर्म अ सिस्टम। ये आपस में किस तरीके से लॉक्ड अप हुए होते हैं? इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज भी जिसे आप कह सकते हैं। ऑल द फोर्सेज exerted by various particles of the system on one another are called internal forces. There are three cases of rotational motion. पहला केस कौन सा है? When axis of rotation is fixed in space. साइड पे डायग्राम देखें,
यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग द एक्स एक्सिस बना हुआ है। ये एक फिक्स्ड एक्सिस कंसीडर करें इसे। फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट पार्टिकल्स जब बॉडी रोटेट करेगी तो बॉडी के इंटरनल पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पर रोटेट करना शुरू कर देंगे। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? प्योर रोटेशनल मोशन। एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल which lies in a plane perpendicular to axis and has a center on the axis। ये जो डायग्राम में पार्टिकल्स सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, पार्टिकल P1 पार्टिकल P2, पार्टिकल P1 एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 डिस्टेंस पर है, पार्टिकल P2 एक्सिस ऑफ रोटेशन से R2 डिस्टेंस पर है। जिसका रेडियस छोटा है वो छोटा सर्कल बना रहा है, जिसका रेडियस बड़ा है वो सर्कल बड़ा बना रहा है। ये जो सर्कल बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये कौन से प्लेन में मूव कर रहे हैं? थर्ड केस है प्रीसेशन। प्रीसेशन एक स्पेशल सिचुएशन होती है जिसके अंदर स्पिनिंग बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक एंड से फिक्स्ड होता है और दूसरे एंड से वो रोटेट करना शुरू कर देता है ड्यू टू द टॉर्क। इस सिचुएशन में हम एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं स्पिनिंग टॉप और स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग टॉप क्या चीज़ है? जब लट्टू घूम रहा होता है और स्टेबल होता है तो उस वक्त उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल दरमियान में से गुजर रहा होता है। जैसे जैसे वो आहिस्ता होना शुरू कर देता है तो उसका आपने देखा होगा वो डोलना शुरू कर देता है लट्टू। डोल क्यों रहा होता है? वहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके दरमियान में से गुजर रहा है उस पर टॉर्क अप्लाई होना शुरू हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से वो स्पिन मोशन भी शो कर रहा है और साथ के साथ वो डोल भी रहा है। वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होता है जिसकी वजह से वो घूम रहा होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन एक एंड उसका फिक्स है, दूसरा एंड जो जमीन के साथ लट्टू का कॉन्टेक्ट में है वो क्या है? फिक्स पॉइंट। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट कर रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन हम क्या कहते हैं इसको? प्रीसेशन। सेकंड एग्जांपल है जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट, ये एक स्पिनिंग व्हील है। इसे हमने एक रॉड के अबाउट रोटेटेबल बनाया हुआ है। हम इसे एक हाथ से होल्ड कर लेते हैं, एक हाथ से इस रॉड को फिक्स कर लेते हैं। ये रॉड क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर स्पिनिंग व्हील। व्हील को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करवा देते हैं और जैसे ही हम एक हाथ से फिक्स्ड इसे पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से अगर हम इसे थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ें तो क्या होगा? ये जो स्पिनिंग व्हील होगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि रॉड ये आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। कैसे मूव करना शुरू कर देगा? इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई होना शुरू हो जाता है। स्पिनिंग व्हील रॉड के अबाउट रोटेट कर रहा है। थर्ड डायग्राम में देखें, स्पिनिंग व्हील रॉड के अबाउट रोटेट कर रहा है। स्पिनिंग व्हील का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका एक एंड ऊपर वो रस्सी के जरिए हमने फिक्स किया होगा, ठीक है। दूसरा एंड जो है वो उस रोटेटेबल है। दूसरा एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन का दूसरा एंड घूमना शुरू कर देता है। क्यों घूमना शुरू कर देता है? उस पर टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? यहाँ पर जो एक वेट फोर्स है, व्हील की वेट फोर्स और मोमेंट आर्म, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन दूसरे एंड से जहाँ से वो फिक्स हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड जहाँ से फिक्स हुई हुई है वहाँ से फासला मोमेंट आर्म कहलाएगा और वेट फोर्स जो है ये दोनों वेक्टर आपस में इंटरेक्ट करके टॉर्क प्रोड्यूस कर देते हैं और दूसरे एंड पर टॉर्क एक्ट होना शुरू कर देता है जिसकी वजह से एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेट करना शुरू कर देता है। प्रीसेशन हमने यही तो बोला कि द स्लो मूवमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ स्पिनिंग बॉडी ड्यू टू टॉर्क। ये जस्ट आपके इंटरेस्ट के लिए है। व्हाट इज रोटेशनल मोशन, ये एक स्पेशल केस था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इस रोटेशनल मोशन को समझने से पहले हम एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे जो आप एफएससी लेवल पर सीख चुके हैं, उनको जस्ट रिकॉल करेंगे। सबसे पहले आपने उसमें पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था बिल्कुल वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता था। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर एक कंसीडर करें, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ओ। एक पार्टिकल जिसकी पोजीशन P1 है और उसने रेफरेंस लाइन के साथ एंगल बनाया हुआ है थीटा नॉट। जब वो पार्टिकल मूव करेगा P2 पे तो उसका जो रेफरेंस लाइन के साथ एंगल है वो कितना बन जाएगा? थीटा। तो यहाँ पर चेंज इन थीटा कितना आया? डेल थीटा। पार्टिकल ने सर्कल के सरकमफेरेंस पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। आपको याद होगा सरकमफेरेंस पर जितने भी वेरिएबल्स थे वो लीनियर थे, लेकिन जो सेंटर पर
वेरिएबल्स बनेंगे वो सारे के सारे वेरिएबल्स क्या हैं, एंगुलर, वो सारी क्वांटिटीज एंगुलर क्वांटिटीज होंगी। यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल सरकमफेरेंस पर कवर कर रहा है, लेकिन साथ के साथ जो लाइन है ओ से पार्टिकल की पोजीशन P1 तक, वो लाइन भी साथ के साथ आगे की तरफ मूव कर रही है। उस लाइन ने अपनी प्रीवियस पोजीशन से जितना एंगल में चेंज लिया, वो एंगल कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पर। तो जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। The angle formed at the center of a circle between its two radii when the body rotates about an axis of rotation is called angular displacement। जब कोई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करेगी, जो सेंटर पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो वर्डिंग आई है बिटवीन इट्स टू रेडाई, ये जो लाइन O से P1 और O से P2 है, ये एक्चुअली सर्कल के रेडियस ही हैं। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिटवीन इट्स टू रेडाई व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं थीटा से। अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी एंगल की, तो हम क्या डिनोट कर देंगे, डेल थीटा। थीटा इज डायमेंशनलेस, थीटा इज डायमेंशनलेस। The angular displacement is a vector quantity. The direction is along axis of rotation. इसकी जो डायरेक्शन होती है एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो कहाँ होती है, along the axis of rotation। और आपको याद होगा आप इसे कैसे डिटरमाइन करते थे, by right hand rule। राइट हैंड रूल क्या होता था, हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में कंसीडर करते थे, पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन में, पार्टिकल की रोटेशन की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेते थे। तो जो इरेक्टिंग थंब होता था वो हमें डायरेक्शन बताता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग डायरेक्शन बताता था, किसकी, उस पर्टिकुलर एंगुलर क्वांटिटी की। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल की वर्डिंग आपके एग्जैक्ट सेम में होगी। सिंपल सा राइट हैंड रूल था। ये वो राइट हैंड रूल नहीं है जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन को निकालने के लिए लिया जाता था। ये राइट हैंड रूल है। होल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन योर राइट हैंड सच दैट द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कीपिंग थंब एरेक्ट, द erected thumb will give the direction of angular displacement। साइन कन्वेंशंस, कब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। काउंटर क्लॉकवाइज, घड़ी के फिगर के हिसाब से अगर हम देखें 12 से 1 की तरफ आए तो वो कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर बॉडी या पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के हिसाब से देखें 1 से 12 की तरफ पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो वो कौन सी वो होगी, उस वक्त हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर कैसे करते थे, आपको याद होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करते थे। एसआई यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है। डिग्री और रेवोल्यूशन में भी इसे मेजर करते हैं, लेकिन एसआई यूनिट इसका कौन सा है, रेडियन। रेडियन एंगल आपको थोड़ा बहुत याद होगा, मैं भी भूल गया हूँ क्या होता था रेडियन एंगल। रेडियन कैन बी डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। रेडियन कैन बी डिफाइंड एज angle made by an arc at the center of a circle whose length is equal to the radius of the circle। कंसीडर करें एक पार्टिकल है पोजीशन P1 से मूव करता हुआ पोजीशन P2 पर, सर्कमफेरेंस पर, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता हुआ पोजीशन P1 से P2 तक चला गया। तो उसने जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। अगर वो आर्क लेंथ इक्वल हो जाती है किसके, रेडियस से, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है, वो आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है। पॉइंट O से पार्टिकल का जो फासला है वो क्या कहलाएगी, रेडियल लाइन। अगर आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाएं तो सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन।
नेक्स्ट है डिग्री। डिग्री का आपको अच्छे से पता है, एक सर्कल को हम कितने हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक सर्कल को, कंप्लीट सर्कल को हम कितने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 360 हिस्सों में इजीली एक सर्कल डिवाइड हो जाता है। तो उसका जो एक हिस्सा है 1/360 पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ, the angle subtended at the center of the circle by an arc of length equal to 1/360th part of the circumference, 1/360th part of the circumference। circumference को हमने 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, तो जो आखिरी हिस्सा या पहला हिस्सा आप कंसीडर करें, सबसे छोटा हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/5 रेडियन। ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.3 डिग्री के। ये भी हम आगे प्रूव करेंगे। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या चीज होती है, चक्कर। 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन। ये भी इसका एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सा है, रेडियन। मोस्टली हम कौन सा यूज करेंगे, रेडियन एंगल। मैकेनिक्स 302 की आउटलाइन में जो सेकंड हेडिंग है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेरिएबल्स एंड एंगुलर वेरिएबल्स। उससे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर करें एक पार्टिकल है जो कि एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच हुआ है। उस रॉड की लेंथ कितनी है, इक्वल टू आर। रॉड का एक एंड पाइवटेड हुआ है। पाइवटेड से मुराद क्या है, एक बॉडी को आप एक पॉइंट पर फिक्स कर दें जिस पर वो इजीली रोटेट कर सकता हो। हमने इस रॉड को पॉइंट ओ पर पाइवट कर दिया। पॉइंट ओ इसका पाइवट पॉइंट है जिस पे ये इजीली रोटेटेबल है। दूसरे एंड पर हमने मास को, पार्टिकल को अटैच कर दिया। कंसीडर करें पार्टिकल पहले पोजीशन P1 पे था और फिर मूव करके पोजीशन P2 पर पहुंच गया। सेंटर पर इसने एक एंगल बनाया जिसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल ने सर्कल की सर्कमफेरेंस पर एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया जिसे शो डिनोट करते हैं S से। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और सेंटर पर बनने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हमने इनको रिलेट करना है। इसके लिए फार्मूला बनाना है कि इसका रिलेशन क्या बनता है। मैथ के अंदर एक फॉर्मूला है कि अगर सेंटर पर हमने बनने वाला एंगल कैलकुलेट करना हो तो सिंपली क्या करें, सर्कल की आर्क लेंथ को डिवाइड कर दें रेडियस ऑफ द सर्कल से। तो जो सेंटर पर बनने वाला एंगल होगा उस आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आपके सामने है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपली हम इस आर्क लेंथ P1 से P2, इस आर्क लेंथ की वजह से सेंटर पर बनने वाले एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। थीटा इज इक्वल टू S ओवर R रेडियन एंड सिंपली S इज इक्वल टू R थीटा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एक्सप्रेशन को हम मजीद फार्मूलाज वगैरह में, न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज भी करेंगे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। एक रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री। इसे हमने प्रूव करना है, एफएससी लेवल पे भी इसे आपने प्रूव किया हुआ है। कैसे प्रूव करेंगे, कंसीडर करें एक पार्टिकल है जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। पार्टिकल P से P1 तक गया तो इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, S। कंसीडर करें इसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया कंप्लीट लेंथ, सर्कमफेरेंस की कंप्लीट लेंथ। मतलब पार्टिकल P पोजीशन से स्टार्ट हुआ और वापस P पोजीशन तक घूमता हुआ आ गया, तो इसने कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जितनी सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है। सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है S इज इक्वल टू 2 पाई R।
In one complete revolution, the linear distance covered by a particle is equal to circumference of the circle s is equal to 2 pi r and the angle in radian would be, जो सेंटर पर एंगल बनेगा, ये कंप्लीट राउंड ट्रिप में जो सेंटर पर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू आर थीटा, हमारे पास फार्मूला है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हम थीटा को बाहर निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर हो जाएगा। फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन थीटा की वैल्यू हमारे केस में कंप्लीट रेवोल्यूशन पार्टिकल ने की तो हम यहाँ थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 360 डिग्री, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसके, एक कंप्लीट सरकमफेरेंस की लेंथ के इक्वल, वो कितना होता है 2 पाई आर। तो थीटा और एस की वैल्यूज पुट कर दें, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर आर रेडियन, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के इक्वल आ गया। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियन, दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे क्या रह गया 1 रेडियन। इसको हम अगर कैलकुलेट करें 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर दें, कैलकुलेट करने से ये आंसर किसके इक्वल आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये भी आपने एफएससी लेवल पर प्रूव किया हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करता था। नाउ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिस तरह आपने लीनियर मोशन को डिस्कस करते हुए एक लीनियर वेलोसिटी पढ़ी थी, सेम एज इट इज एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के लिहाज से जो चेंज आता था उसको अगर हम ऑब्जर्व करते थे क्या नाम देते, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सेम एज इट इज अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के लिहाज से ऑब्जर्व करें तो वो क्या बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। कंसीडर करें suppose del theta is the angular displacement during the time del t, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, उसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज शो किया वो क्या था डेल थीटा, कितने टाइम में डेल टी टाइम में। तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी वो किस अंदाज से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल थीटा ओवर डेल टी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम डेल टी। यहाँ पर डेल थीटा क्या है, एक्चुअली डेल थीटा थीटा 2 माइनस थीटा 1 है और डेल टी क्या है T2 माइनस T1। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है, अगर हम इसी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले पे लिमिट अप्लाई करते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी एज द टाइम इंटरवल डेल टी अप्रोचेस टू जीरो following the time del t is called instantaneous angular velocity। इससे मुराद क्या है, अगर हम पार्टिकल की सरकमफेरेंस पर एंगुलर मोशन को एक लम्हे के लिए ऑब्जर्व करें, मतलब टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉलर इंटरवल हो, अप्रोचेस टू जीरो हो, तब उस लम्हे पर जो चेंज इन एंगल आया उसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं। तो जाहिर बात है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो उसमें एंगल में चेंज भी बहुत थोड़ा होगा, बहुत स्मॉलर होगा चेंज। तो उस लम्हे पर अगर हम डेल थीटा ओवर डेल टी कैलकुलेट करें तो वो जाहिर बात है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी, उस लम्हे की एंगुलर वेलोसिटी होगी। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, आपको याद होगा जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं उनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है, जिसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय राइट हैंड रूल। सेम एज इट इज एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, कैसे डिटरमाइन करेंगे बाय राइट हैंड रूल। इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकेंड। बाकी डिग्री में हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिग्री में मेजर करते थे, तो इसी तरीके से डिग्री पर सेकंड, और सेम एज इट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, एंड द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टी माइनस। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, v is equal to r omega, show that v is equal to r omega। ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ करता था। कंसीडर करें एक पार्टिकल है
जो एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर मूव कर रहा है, सर्कल का रेडियस r है, ये पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है अलोंग द सर्कमफेरेंस, कितना, डेल s, p1 पोजीशन से p2 पोजीशन तक ये डिस्टेंस कवर करता है डेल s, कितने टाइम में, इन टाइम डेल t बाय मेकिंग एन एंगल डेल थीटा। जब इसने डेल s डिस्टेंस कवर किया सर्कमफेरेंस पर, पार्टिकल ने डेल s डिस्टेंस कवर किया सर्कमफेरेंस पर, उस वक्त सेंटर पर जो एंगल बना, सबटेंड हुआ, वो कितना था, डेल थीटा। कितने टाइम में एंगल बना, डेल टी टाइम के अंदर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन द रिलेशन बिटवीन डेल एस एंड डेल थीटा इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हम रिलेशन पढ़ के आए हैं, क्या था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर डेल एस इज इक्वल टू स्मॉल चेंज है, तो स्मॉल चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेट कर दिया उसे, डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। अब अगर हम इन स्मॉल चेंजेस को लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, इनके स्मॉल चेंज को टाइम के लिहाज से देखें तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल टी, टाइम के साथ डिवाइड कर दें। अगर डेल टी बहुत ही एक स्मॉलर इंटरवल हो, अप्रोचेस टू जीरो हो, तो क्या लिमिट अप्लाई कर देंगे आप इस पे, अप्लाइंग लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल टी approaches to zero, del s over del t is equal to r limit del t approaches to zero, del theta over del t। ये कंप्लीट डेफिनेशन बन जाती है अगर हम लिमिट del t approaches to zero, del s over del t इसको कन्वर्ट करेंगे, किसके इक्वल होता है, v के इक्वल, लीनियर वेलोसिटी के इक्वल होता है। और अगर हम लिमिट del t approaches to zero, del theta और del t को देखें, ये किसके इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाएगा। ये सिंपल सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की वेक्टर फॉर्म अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कंसीडर अ पार्टिकल p इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन o इन x y z प्लेन एज शोन इन फिगर। साइड पे डायग्राम में देखें, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमने एक पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट किया है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। द पार्टिकल पी रोटेट्स इन अ सर्कल अबाउट जेड एक्सिस, ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है अबाउट जेड एक्सिस, मतलब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, जेड एक्सिस, हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, सिंपली अगर हम इस पोजीशन वेक्टर आर को डायग्राम में देखें, पोजीशन वेक्टर आर को अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा वो अलोंग द जेड एक्सिस आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो आर साइन थीटा है वो आपके सामने मेंशन हुआ है डायग्राम में, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। The angular velocity omega is directed along z-axis, while linear velocity is tangent v. While linear velocity is tangent v is along tangential direction at point P. अब अगर हम यहाँ पर रिलेशन निकालें लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का रेडियस हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, सर्कल का रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो है r sin थीटा, v इज इक्वल टू ओमेगा r sin थीटा। ये v इज इक्वल टू ओमेगा r sin थीटा, ये बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले की तरह है, जैसे हम थर्ड वेक्टर निकालते थे c इज इक्वल टू a क्रॉस b, तो हम क्या करते हैं, c इज इक्वल टू a b साइन थीटा, ठीक है। सेम एज यहाँ पर थर्ड वेक्टर v आया हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और कौन से दो वेक्टर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओमेगा क्रॉस r। अब यहाँ पर r पोजीशन वेक्टर r का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है, r साइन थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा किसके अलोंग है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओमेगा क्रॉस r।
तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस z प्लेन के अंदर और अबाउट द x एक्सिस। तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ बना रहे होते हैं पार्टिकल, ये या ये जो प्लेन कंटेन कर रहे होते हैं पार्टिकल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। सेकंड केस है व्हेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। इसके लिए आप कंसीडर कर लें एक डिस्क है जो कि एक ढलवान पे स्लोप पे रोल डाउन हो रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। ये डिस्क जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो एक्सिस भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो एक्सिस भी खुद ब खुद डाउनवर्ड मूव कर रहा है और इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो VCM की वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग। ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, दोनों तरह की मोशन। ट्रांसलेशनल कौन सी कि ये नीचे की तरफ मूव कर रही है, ये बॉडी रिजिड बॉडी डिस्क जो है ये नीचे की तरफ मूव कर रही है और साथ के साथ ये रोटेट भी कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रोलिंग। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। कंसीडर करें एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, सेंटर पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। टाइम के लिहाज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, सेंटर पर सर्कल के सेंटर पर क्या बन रहा है? एंगुलर वेलोसिटी। फिर टाइम के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है पार्टिकल, तो वहां पर सेंटर पर क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम के लिहाज से एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे सिंपल वर्ड में यूं कह लें, द चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। मतलब हम टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व कर लें पार्टिकल की और उसे जितना टाइम लगा इस वेलोसिटी को गेन करने में, इस चेंज को गेन करने में, वो नोट कर लें। देन डिवाइड कर दें डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, टाइम के लिहाज से उसे ऑब्जर्व कर लें, तो हमें क्या मिलती है? एवरेज एक्सेलरेशन। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? इंस्टेंटेनियस लम्हाती एंगुलर एक्सेलरेशन। हम अगर ऑब्जर्वेशन का टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर लें, कम करते करते अप्रोचेस टू जीरो कर दें, the limiting value of del omega over del t as the time interval del t approaches to zero। हमने पार्टिकल की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज था वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल del t approaches to zero के लिए ऑब्जर्व किया। उस लम्हे पर जो चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा वो भी बहुत थोड़ा सा होगा। तो उस लम्हे पर जो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है वो क्या देगा हमें? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब उस लम्हे पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वैल्यू हमें देगा। तो उसका फार्मूला इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? लिमिट आप उस पर लगा दें, लिमिटिंग वैल्यू of del omega over del t as the time interval del t approaches to zero is called instantaneous angular acceleration. Direction is key along the axis of rotation. This is also a vector quantity. Direction कहाँ पे है? Along the axis of rotation. कैसे कैलकुलेट करेंगे? राइट हैंड रूल के जरिए कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे इसकी डायरेक्शन को। यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? रेडियन पर सेकेंड। डायमेंशन t-2। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रिलेशन शो करवाना है हमने, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव टू शो दैट। Consider a particle is rotating in a circle of radius r with angular acceleration angular acceleration alpha. Then its del v change in velocity, change in linear velocity, change in tangential velocity, and del omega change in angular velocity
आर रिलेटेड एज, अभी हमने ऊपर एक्सप्रेशन निकाला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, स्मॉल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी होगी तो हम वहाँ पे क्या लिख देंगे डेल v, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होगी तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे डेल ओमेगा, डेल v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा। अगर अब इसे इस चेंज को टाइम के लिहाज से ऑब्जर्व करना हो तो क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर दें, डेल v ओवर डेल t इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा ओवर डेल t। लिमिट अप्लाई कर दें, अगर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए चेंज आ रहा है तो हम क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एज डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। सर्कुलर पाथ पे पॉइंट टू पॉइंट लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, इसलिए हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी। तो ये एक्सप्रेशन जो है लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी, ये किसके इक्वल होता है, लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, इज इक्वल टू आर लिमिट डेल ओमेगा ओवर डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पर हम लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल ओमेगा ओवर डेल टी की जगह उसकी वैल्यू एंगुलर एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। a इज इक्वल टू आर अल्फा, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या प्रोसीजर होगा, कंसीडर अ पार्टिकल p इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम अ ओरिजिन o इन xyz प्लेन, द पार्टिकल p rotates in a circle about z axis having perpendicular distance r sin theta। पोजीशन वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर r को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक r cos थीटा और एक r sin थीटा। तो अफेक्टिव कंपोनेंट इसका r sin थीटा है जिसको हम मेंशन कर रहे हैं, हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस r sin थीटा, द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग z एक्सिस एंड लीनियर वेलोसिटी v इज अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन एट पॉइंट p। इन दोनों को रिलेट कैसे करेंगे, द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर रिलेटेड एज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, दोनों वेक्टर्स हैं, अभी हमने ऊपर एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर फॉर्म में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस एक्सप्रेशन को अगर हम टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दें, डी बी ओवर डी टी इंटू ओमेगा क्रॉस आर, टाइम डेरिवेटिव एक्चुअली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे, डी ओमेगा ओवर डी टी इंटू आर प्लस ओमेगा इंटू डी आर ओवर डी टी, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल, a is equal to d omega over dt into r plus omega into v। dr over dt को आप क्या लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v, टेंजेंशियल वेलोसिटी v। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है a is equal to अल्फा क्रॉस अल्फा इंटू r प्लस ओमेगा इंटू v, डी ओमेगा और डी टू को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इनटू पोजीशन वेक्टर r प्लस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू v लीनियर वेलोसिटी। Now expression is a is equal to alpha into r plus omega into v. Linear acceleration in terms of radial and tangential components is written as a is equal to a tangential plus a radial. a tangential की डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी और a r की डायरेक्शन रेडियल टूवर्ड्स द सेंटर होगी। On comparing both equations 1 and 2, a tangential is equal to alpha into r and a radial is equal to omega into v। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर a t की जगह इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है
अल्फा इंटू आर, हमने उसे कंपेयर कर लिया। और इक्वेशन 2 ए आर और इक्वेशन 1 ओमेगा इंटू वी, हमने उसे कंपेयर कर लिया। यहाँ से एक्सप्रेशन निकले ए टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर एंड ए आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी।